ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईको इन सब के बारे में आप जानते होंगे और आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ओप्पो के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। देखो, जैसे सबसे पहली चीज ओप्पो, वीवो देखा तो दोनों ही बीबीके ग्रुप का पार्ट है, लेकिन दोनों कंपनीज के बीच में यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखा तो दोनों कंपनीज कुछ भी आपस में शेयर नहीं करती, ना ही कोई R&D शेयर करती, ना ही कोई टेक्नोलॉजी शेयर करती। दोनों की फास्ट चार्जिंग, फन टच ओएस, कलर ओएस कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ पे, एक्सेप्ट एंड्रॉइड दोनों में सेम देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात किया तो दोनों का रिलीज पैटर्न, कैमरा टेक्नोलॉजी, A to Z चीजें डिफरेंट है। बेसिकली डिफरेंट यहाँ पर यह था कि ओप्पो ब्रांड यहाँ पे शुरू किया गया था 2004 में, और क्या आप लोगों को मालूम है ओप्पो का वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? 2006 में उन्होंने अपना एक MP3 प्लेयर लॉन्च किया था। और यहाँ पे ओप्पो की एक ऐसी कंपनी जो कि है ओप्पो डिजिटल, और क्या आप लोगों को मालूम है कि वो कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छे ब्लूरे डीवीडी प्लेयर बनाते हैं। मतलब आपको ये बात बिलीव नहीं होगी, लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्लूरे डीवीडी प्लेयर ओप्पो बनाता है। मतलब लिटरली ये कैसी बात है, आप खुद गूगल एक बार करके देख लेना, सच्चाई पता चल जाएगी। मैं भी खुद हैरान रह गया था। ओप्पो देखा तो मोबाइल फोन से पहले ऑडियो प्रोडक्ट, MP3 प्लेयर ये सब बना रही थी, लेकिन 2008 में वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना यहाँ पे खुद का एक मोबाइल फोन बनाएंगे। और देखा जाए तो 2008 में स्मार्टफोन्स का जमाना था नहीं, और वो अपना फीचर फोन निकालते स्माइली फेस नाम से, मार्केट में ठीक ठाक चलता है। लेकिन वहीं बात करें स्मार्टफोन रिवोल्यूशन की, तो यहाँ पे 2011 में यहाँ पे ओप्पो फाइंड रिलीज करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं खुद लियोनार्डो डी कैप्रियो, है ना, काफी कमाल की बात। और ओप्पो फाइन एक काफी सही फोन था, चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था, और एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन जैसा एक्सपीरियंस उसने यहाँ पर दिया था। और ओप्पो को भी लगा कि यहाँ पे चलो यार, एक स्मार्टफोन मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम कुछ अलग चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और इसी चीज के साथ ओप्पो यहाँ पे आगे बढ़ती है। और देखा तो शुरुआत में जो ओप्पो थी बिल्कुल टेक एंथुसियास्ट वाले फोन बना रही थी, जैसे कि एक जमाने में वन प्लस बनाती थी, अभी इस समय नथिंग बना रही है। और यही कहानी ओप्पो के साथ थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि ऑल ऑफ सडन 2012 में इनके दिमाग में आता है कि हमें स्टाइल पे फोकस करना है और ब्यूटिफिकेशन पे फोकस करना है। और वहां से वो शुरू करते सेल्फी कैमरा में ब्यूटी मोड को डालना। और फेस ब्यूटिफिकेशन का फीचर अगर आप लोग को नहीं मालूम, ये ओप्पो के फोन से ही आया था, और ओप्पो ने उस टाइम से अपने फोन को ओप्पो कैमरा फोन बना के प्रमोट करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से आप सेल्फी लेंगे और आपका फेस को यहाँ पे क्लियर कर देगा। ये चीज आज से 10 साल पहले यहाँ पे ओप्पो ने ऑलरेडी शुरू कर दी थी। और वही बात की जाए कलर ओएस, जिसको आज कुछ लोग हेट भी करते हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, वो भी यहाँ पे 2013 से शुरू हुआ था। और देखा तो शुरुआत में जो कलर ओएस का वर्जन था, राज की बात बताऊं, किसको बताना मत, उस जमाने के iOS से मिलता जुलता था। पता नहीं उस जमाने में जितनी भी चाइनीज कंपनी थी वो एप्पल से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों थी। वीवो का फन टच ओएस, शाओमी का MIUI, ओप्पो का कलर ओएस, ये सब के सब देखा तो iOS के रिप ऑफ लगते थे। मतलब आईफोन क्या देख लिया, क्या चल गया भैया, उसी को कॉपी करने में लगे थे। और बाद में चीज बदली और ये चीज इंप्रूव हुई है यहाँ पे। लेकिन बात की जाए तो ओप्पो ने यहाँ पे इनोवेशन करना नहीं छोड़ा। जस्ट की बात की जाए तो ओप्पो यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीजें ला रही, जैसे ओप्पो फाइंड एंड जो रोटेटिंग कैमरा के साथ आया था, यहाँ पे इन्होंने साइनोजन ओएस के साथ भी फोन निकाला। और देखा है तो तब उन्हें पता चल गया था कि वेस्ट साइड में कैसा मार्केट एग्जिस्ट करता है, जिन लोगों को प्रीमियम फोन चाहिए, टेक एंथुसियास्ट है, और उनको कैटर करने के लिए एक फोन बनाना चाहिए। और ये चीज का हिंट है ना ओप्पो फाइंड एन से मिल गया था। और इसी के साथ ही 2013 में सब ब्रांड शुरू करते हैं वन प्लस। और ओप्पो वन प्लस की कहानी देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ओप्पो के अंदर काम करते थे पीट लाओ, और वहां पे देखा है तो कार्ल पे थे। दोनों आपस में मिले, एक आइडिया शेयर किया, और उन्होंने प्रेजेंट किया कि वेस्टर्न मार्केट के लिए, चाइना नहीं बाहर की कंट्रीज के लिए, हम लोग एक प्रॉपर ब्रांड सेटअप करते हैं जो कि एंथुसियास्ट नर्ड्स को बनाएगा और कहीं ना कहीं एप्पल को टक्कर देगा, और ओप्पो की पूरी बैकिंग यूज करते हैं। और ऐसे आया वन प्लस वन की कहानी सिर्फ सिंपल सी ये थी कि ओप्पो का एक हार्डवेयर लिया था उन्होंने, ओप्पो का फोन ऑलरेडी अवेलेबल था, और उसी फोन को उन्होंने रीब्रांड किया अपने वन प्लस के अंदर, साइनोजन का सॉफ्टवेयर डाला, एक प्रीमियम पैकेजिंग डाली, प्राइस अच्छा रखा, स्पेसिफिकेशन अच्छी रखी, और वेस्टर्न मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। जी, अब मैं बात कर रहा हूँ यूएस वाला मार्केट, क्योंकि उन्हें यूएस वाले मार्केट में घुसना था। उनका प्राइमरी एम इंडिया था ही नहीं, लेकिन वो लोग सरप्राइज हो गए कि यूएसए से ज्यादा डिमांड इंडिया से आ रही थी। और जो वन प्लस वन उन्होंने यूएसए में लॉन्च किया था, उस फोन को इंडिया के लोग इंपोर्ट करके मंगवा रहे थे। और उसके बाद लगा कि हाँ, इंडियन मार्केट में भी पोटेंशियल, और उस जमाने में उन्होंने इंडियन मार्केट में कूदने का सोचा। शुरुआत में ऐसी कहानी नहीं थी। शुरुआत में 2014 में यही कहानी थी कि ओप्पो यहाँ पे अपने पैर जमाएगी, और ओप्पो यहाँ पे अपने फोन्स के ऊपर फोकस करेगी और उसे वहां पर बेचेगी, जबकि वन प्लस का कोई नामो निशान नहीं था। कुल मिला के बात की जाए तो बेसिकली वो ओप्पो की बैकिंग का फायदा उठा रहे थे, और आज भी यही चीज होती है, और शुरुआत से यही कहानी थी। अगर आप लोगों को लगता है कि कलर ओएस के पीछे वन प्लस अभी पड़ा है, आप गलत हो। पहला वन प्लस वन जो लॉन्च हुआ था ना,
चाइना में भी लॉन्च हुआ था। चाइना में वो कलर ओएस के साथ ही चलता था, ग्लोबल लेवल पे साइनोजेन ओएस था। फिर ऑक्सीजन ओएस उन्होंने बनाया जो कि कंप्लीटली डिफरेंट था, और बाद में ऐसा लगा कि एंथुसियास्ट वाला मार्केट छोड़ के अब उन्हें मेन स्ट्रीम उतरना चाहिए और उन्होंने जो ब्रांड वैल्यू करी है उसको कैश इन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वन प्लस की आगे ग्रोथ हुई। हालांकि वन प्लस और ओप्पो के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि वन प्लस अपने आप को प्रीमियम ब्रांड समझता है और वन प्लस के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड वैल्यू आती है। ये देखा है तो ओप्पो के अंदर नहीं थी, इसलिए ओप्पो देखा जाए तो अपने महंगे फोन इंडिया में लाके बेच नहीं पाता। उसने कोशिश करी थी फाइंड एक्स फोन के साथ, अपनी फाइंड सीरीज के साथ, नहीं चले। उसने देखा कि अगर वो महंगा फोन अगर वन प्लस ब्रांड में निकालता है तो वो बिकेगा, और यही चीज उन्होंने कंटिन्यू रखी और वन प्लस की ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाते उठाते वो लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है वन प्लस और ओप्पो में। कुल मिला के वन प्लस को आप ओप्पो का एक प्रीमियम ब्रांड कह सकते हैं। लेकिन सिमिलैरिटीज ओप्पो और वन प्लस में क्या है? देखो आज के समय में पीट लाओ वन प्लस को भी हैंडल करते हैं और यहाँ पे ओप्पो को अंदर भी काम करते हैं और ओप्पो को भी हैंडल करते हैं। इसी के साथ ही सॉफ्टवेयर वाइज भी वन प्लस बोलता है ऑक्सीजन ओएस, लेकिन इंटरनली वो कलर ओएस पे चलता है। अगली चीज, वन प्लस और ओप्पो दोनों एक ही फैक्ट्री के अंदर बनते हैं और सेम प्रोडक्शन लाइन, सेम चीज वही काम करती है। इस तरीके से वन प्लस ओप्पो का एक सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएट हो गए और यही चीज आगे चल के वीवो ने अपने आईक्यू ब्रांड के साथ भी किया। खैर अगर मैं वापस आऊं ओप्पो के ऊपर, तो ओप्पो ने भी शुरुआत में काफी सही चीजें और काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकाले और उन्होंने शुरुआत में कुछ फोन यूएस मार्केट में भी निकाले थे, लेकिन बाद में यूएस मार्केट से पता नहीं क्यों गायब हो गए। लेकिन क्या होता है कि 2017 और 18 के अराउंड जो Xiaomi कंपनी है जिसने ओप्पो के साथ ही इंडिया में अपने कदम रखे थे, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जहां ओप्पो देखा जाए तो हमेशा से ऑफलाइन पे फोकस कर रही थी इंडिया में, इसके साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम को भी बीच में उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी और भी काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स उन्होंने स्पॉन्सर किए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा था। और देखा तो ओप्पो का मार्केट यहाँ जा रहा था। वन प्लस प्रीमियम में जिंदा था, लेकिन वन प्लस के साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी कि हर कोई आदमी प्रीमियम नहीं खेल सकता, और प्रीमियम में अगर आप महंगा फोन बनाकर बेचोगे आपको मार्केट शेयर कम मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मार्केट में बड़े बन सकते हो, लेकिन जब मार्केट ही छोटा है तो छोटे मार्केट में बड़ा बन के भी कोई फायदा नहीं है। और यही चीज यहाँ पे ओप्पो ने खेला। 2018 में यहाँ पे ओप्पो डिसाइड करता कि क्यों ना हम एक नई चीज शुरू करें, वो बना है रियलमी। यानी कि ओप्पो का एक प्रीमियम ब्रांड अगर वन प्लस बन सकता है तो उसी का अगर हम अपोजिट खेले तो नीचे वाले में हम रियलमी बना सकते हैं। और रियलमी ने, और देखा तो ओप्पो का एक जमाने में रियल फोन आता था तो उसी का इंस्पिरेशन लेके उन्होंने रियलमी ले लिया। लेकिन रियलमी की बात यह है कि रियलमी कहीं ना कहीं रेडमी से ही इंस्पायर्ड था और देखा तो Xiaomi को टैकल करने की ही बनाया गया था। बात किया तो कहा जाता है माधव शेठ ने इस चीज को शुरू किया था, लेकिन माधव शेठ के बारे में भी दो बातें बता सकता हूं आपको। पहली बात यह कि रियलमी शुरू करने से पहले वो ओप्पो के अंदर सेल्स डायरेक्टर थे, और देखा तो ओप्पो से पहले वो सैमसंग में डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। उसके बाद देखा तो रियलमी जब शुरू करते हैं, ओप्पो का प्लान रहता है कि रियलमी वन नाम से फोन निकालेंगे, उसके अंदर डिजाइन प्रोसेसर पे फोकस करेंगे, बिक गया तो बिक गया, नहीं तो हम अपनी ओल्ड स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन रियलमी वन सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा हिट हो जाता है और उसके बाद रियलमी को कंप्लीटली सेपरेट ब्रांड कर दिया जाता है और सेपरेट टीम उसके लिए अलाइन कर दी जाती है। लेकिन इंटरनली आज भी रियलमी, वन प्लस, ओप्पो एक ही R&D को सपोर्ट करते हैं, सेम टेक्नोलॉजी एक्सेस रहता है, सेम R&D को फॉलो करते हैं, सप्लाई चेन सेम है, एक ही फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं और देखा जाए तो क्रॉस कंपैटिबिलिटी इनके अंदर रहती है। यहां तक की बात करें, जो कलर ओएस की बात करें तो ओप्पो के फोन में जो कलर ओएस होता है उसी के अंदर ही रूप बदल के वो रियलमी यूआई बनता है और वही थोड़ा बहुत चेंज होकर ऑक्सीजन ओएस बनता है। लेकिन रियलमी देखा जाए तो काफी अच्छे तरीके से हिट हो गई और देखा तो रियलमी का ग्रोथ देख के ओप्पो को भी लगा कि चलो रियलमी के हम ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि देखा तो रियलमी का फायदा उठा के वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और यही कहानी हुई। मल्टीपल फोन्स आए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आए, वेरिएबल टेक्नोलॉजी आई, टीवी आ गए और उसके भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रियलमी के, और ये चीज ने रियलमी को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। देखा जाए तो कुल मिला के ओप्पो का एक प्रीमियम वन प्लस है और ओप्पो के नीचे जो आती है वो आती है यहाँ पे रियलमी। और देखा जाए तो यहाँ पे बीबीके का भी फेवरेट जो बच्चा होता है ना, वो भी रियलमी बन गया और रियलमी का यूज करके वो दूसरे ऐसे मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है जहां पे वो पहले नहीं कर पा रहा था। लेकिन अच्छी बात है रियलमी की कि उन्होंने इंडिया से यहाँ पे शुरुआत करी थी। लेकिन फिर भी देखा तो ओप्पो और रियलमी को कहीं ना कहीं प्रीमियम मार्केट में प्रॉब्लम आती है और वो वन प्लस अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है। ओप्पो के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉचेस भी निकाली थी, चाइनीज मार्केट से शुरुआत करी थी मार्च 2020 के अंदर, और यहीं पे बात करें तो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए 2017 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था 2017 से लेकर 2019 तक। और बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे कई बार इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को भी निकाला, जैसे बात करें ओप्पो फाइंड एक्स की, जो कि कंप्लीटली फुल स्क्रीन वाला फोन था और लोगों को ये चीज पसंद आई थी। ऐसी बात करें 2019 की,
ओप्पो रीनो आया था शार्क फिन पॉपअप कैमरा के साथ, ये एक चीज थी। इसके साथ ही बात किया तो फोल्डेबल फोन से लोग निकाल रहे थे। ओप्पो ने अपना एक्स कॉन्सेप्ट फोल्डेबल फोन बनाया और अभी के समय में फोल्डेबल फोन्स बना रहे, लेकिन वो चाइनीज मार्केट के अंदर ये एक्सक्लूसिव है, बाहर दूसरी जगह ले जाना भी थोड़ा सा बाकी है इसे। और ओप्पो ने देखा जाए तो अपनी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे बदल दी। जहां एक जमाने में फाइंड सीरीज उनकी फ्लैगशिप थी, आज के समय में ओप्पो का जो फ्लैगशिप सीरीज है ना, वो उनकी रीनो सीरीज है। और रीनो सीरीज के अंदर वो लोग यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा चीजें डालते हैं। इवन एक ब्रास की बात बताऊं आप लोगों को, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे हैसलब्लड से भी पार्टनरशिप कर ली। जैसे कि वन प्लस की हैसलब्लड से थी ना, अब वही पार्टनरशिप एक्सटेंड होकर ओप्पो तक चली गई है। यहां तक की बात किया तो ओप्पो आज के समय में अपने खुद के प्रोसेस डेवलप कर रही है, जिसमें से एक प्रोसेस मारी सिलिकॉन वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ यहीं पे रुकने नहीं वाले, मारी सिलिकॉन आने वाले समय वन प्लस में भी आएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है रियल में भी देखने को मिले। लेकिन अपने खुद के बनाए हुए प्रोसेसर पर भी काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर के ओप्पो फोन्स में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको सैमसंग में एक्सनोस मिलता है, एप्पल में ए सीरीज की बायोनिक चिप देखने को मिलती है, गूगल अपना टेंसर बनाता है, वैसे ही ओप्पो का भी खुद का प्रोसेसर आने वाला है। और क्या मैंने आपको एक राज की बात बताई, वीवो के बारे में भी बता देता हूँ। वीवो मीडियाटेक मिलकर भी खुद का एक प्रोसेसर बना रहे हैं यहाँ पे मिलके, ये बात है राज की, किसी को बताना मत है। तो हाँ दोस्तों, ये कुछ कहानी है। ओवरऑल बात करें तो हाँ, ओप्पो इंडिया में एक सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन देखा जाए तो जब उसका मार्केट यहाँ लूज हो रहा था ना, तो उन्होंने अपने मल्टीपल ब्रांड्स क्रिएट करके इस चीज को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। देखा तो प्रीमियम में वन प्लस पे खेल गए, सस्ते में रियलमी पे खेल गए। और वीवो के साथ भी यही हुआ, जहां वीवो देखा तो ऑफलाइन में अच्छा कर रहा था, ऑनलाइन में पीछे छूट रहा था। आज के समय में वीवो ने अपना जो आईक्यू ब्रांड निकाला है, वो ऑनलाइन में काफी अच्छा कमाल दिखा रहा है। और कुल मिला के बात करें तो आईक्यू के फोन्स लोगों को यहाँ पे पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन मार्केट अब धीरे धीरे बदल रहा है, काफी सारी चीजें आ रही है। अब देखते हैं कि जो फ्यूचर होता है स्मार्टफोन मार्केट का, वो कहां जाता है। क्या नथिंग यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाती है, क्या नोकिया अपना कमबैक कर पाती है, मोटोरोला भी अच्छे फोन बना रही है, या फिर जो ओवरऑल जो स्मार्टफोन मार्केट है वो हल्का से यहाँ पे डिक्लाइन होता है। क्या लगता है आप लोगों को? बात नीचे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद है लाइक करना। थैंक यू देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।